नमस्ते मित्रों, मैं विशाल आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की शुरुआत करते हैं एक छोटी-सी कविता के द्वारा। गर जुनून हो सर पर तेरे, अंतर में हो विश्वास। गर जुनून हो सर पर तेरे, अंतर में हो विश्वास, फिर ठोकर और ठुकराने का होगा कहाँ तुम्हें एहसास। मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला। दुनिया बदली है जिसने भी पहले उसको इनकार मिला, अपमानों का हार मिला और तानों का उपहार मिला। अविश्वास में अब विश्वास भरो और लहरों के विपरीत बहो। हाथों में विजय मशाल लिए विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। अपने सपने तुम स्वयं चुनो और बुन लो विश्वास की डोरी से। तुम विजय गर्जना के नायक, तुमको क्या करना लोरी से। तुम स्वयं सिद्ध इस जीवन के उन्मुक्त गगन में उड़े चलो। आरंभ आज से नवयुग का, विश्वास पे अपने खड़े रहो, अड़े रहो, अड़े रहो। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर। तो एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हम पढ़ते हैं और फिर उसके बाद उसमें जो भी महत्वपूर्ण शब्द होंगे उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास व उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने वाला तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाला बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर सन 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है। इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसमें उन सभी मूल्यों का उल्लेख है, उन सभी आदर्शों का उल्लेख है जिन पर भारतीय संविधान का आधार टिका हुआ है। इसीलिए इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान का आभूषण, भारतीय संविधान की कुंजी या फिर भारतीय संविधान का मार्गदर्शक कहा जाता है। अब इस भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो महत्वपूर्ण शब्द हैं, संप्रभुता, समाजवादी, लोकतांत्रिक, न्याय, गणराज्य, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्ष, समता और बंधुत्व। अब एक-एक करके इन सभी शब्दों के बारे में, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना है, उसकी परिकल्पनाओं पर, उसकी जो कल्पनाएं हैं भारतीय संविधान से, परिकल्पनाएं हैं, उनको रिप्रेजेंट करने वाले शब्द हैं। इनके बारे में हम एक-एक करके अध्ययन करते हैं। संप्रभुता। संप्रभुता का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है कि किसी भी राज्य की सर्वोच्च इच्छा शक्ति, यानी कि संप्रभुता किसी को भी मिली हुई वह सर्वोच्च शक्ति है जिसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है और जिसकी इच्छा की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। अब भारत के संप्रभु होने से क्या आशय है? इसका मतलब है कि भारत यानी कि हमारा देश अपने मामलों में, आंतरिक मामले हों या बाहरी मामले हों,
उनका समाधान करने के लिए, निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। हम किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं है, यानी कि अपने सर्वे सर्वा जो हमारा देश है वो खुद ब खुद है। अब जो अगला जो हमारा शब्द है समाजवाद। अब समाजवाद वर्ड को, जो समाजवाद शब्द है, वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहले से शामिल नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो समाजवाद में क्या होता है कि समाजवाद कहता है कि जो उत्पादन और वितरण के साधन हैं, उन सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए और जो निजी संपत्ति है उसका उन्मूलन। अब जो साम्यवादी विचारधारा है, साम्यवादी समाजवाद है, जो उसके जो प्रमुख दार्शनिक हैं कार्ल मार्क्स, वो कहते हैं कि एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंप्लीट एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। लेकिन जो हमारा समाजवाद है, जो भारत का समाजवाद है, जो एक तरीके का लोकतांत्रिक समाजवाद है, उसके अंदर सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र साथ साथ मौजूद रहते हैं। लेकिन जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका उद्देश्य भी जो गरीबी है, उपेक्षा है, बीमारी है और जो विभिन्न प्रकार की असमानताएं हैं उनको समाप्त करना है। तो जो भारतीय समाजवाद है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद दोनों का मिला जुला स्वरूप कहलाता है। और ज्यादा झुकाव, जो ज्यादा इम्पैक्ट है जो भारतीय समाजवाद पर है, वो गांधी जी का ज्यादा इम्पैक्ट है। अब आगे चलते हैं। अगला महत्वपूर्ण शब्द धर्मनिरपेक्ष। जैसे समाजवाद शब्द को संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था, ऐसे ही धर्मनिरपेक्ष शब्द को भी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अब धर्मनिरपेक्षता का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि धर्म से बिल्कुल अलग रहना। लेकिन जो भारत है, भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है उसका अपना एक अलग मॉडल है, जिसे भारतीय मॉडल कहते हैं। धर्मनिरपेक्षता का यूरोपीय मॉडल है। उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो धर्म है और जो सरकार है यानी कि राज्य सत्ता है, उसके बीच में संबंध विच्छेद रहता है। यानी कि जो राज्य सत्ता है, सरकार है, धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती और जो धर्म है वो राज्य सत्ता के मामलों में बिल्कुल भी दखल नहीं देता। दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों के जो क्षेत्र होते हैं वो बिल्कुल अलग अलग होते हैं। लेकिन जो भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसमें सभी धर्मों को सरकार के द्वारा समान संरक्षण प्राप्त है। इसमें किसी एक धर्म की तरफदारी नहीं होती और किसी भी धर्म को राज्य धर्म के तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो प्राचीन काल से ही जो भारतीय संस्कृति है उसके अंदर से ही ये भावना है कि सर्वधर्म समभाव। तो हमारे यहाँ सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान किया जाता है। इसके बाद जो अगला शब्द है प्रस्तावना का, लोकतांत्रिक। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था की परिकल्पना करती है। अब लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ होता है कि लोगों का शासन, यानी जो सर्वोच्च शक्ति है वो जनता के हाथ में है। अब ये लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, यानी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। जो जो प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी यानी कि जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है उसमें जो लोग होते हैं वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल प्रत्यक्ष रूप से करते हैं। अब किस प्रकार करते हैं, उसके लिए जनमत संग्रह यानी कि रेफरेंडम, प्रस्ताव का अधिकार इनिशिएटिव, लोकमत संग्रह प्लेबिसाइट और रिकॉल यानी कि वापस बुलाना। तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या होता है कि जनता यदि किसी कानून की आवश्यकता को महसूस करती है तो उसे प्रस्ताव का अधिकार है, इनिशिएटिव, यानी कि वो इनिशिएटिव ले सकती है कि हमें इस कानून की आवश्यकता है, वो सरकार को प्रस्ताव भेज सकती है।
ऐसे ही यदि सरकार कोई कानून बनाती है, तो सरकार को उस कानून का अप्रूवल लेना होता है जनता से, जनमत संग्रह के माध्यम से। ऐसे ही लोकमत संग्रह होता है कि कोई भी जो राजनीति से रिलेटेड अगर कोई भी सरकार सलाह-मशवरा चाहती है, तो उसके लिए वो लोकमत संग्रह कराती है। ऐसे वापस बुलाने में क्या होता है रिकॉल, कि यदि आपने किसी कैंडिडेट को वोट दिया और उससे जिताकर उसका चयन कराया, तो अगर आप उसके काम से संतुष्ट नहीं है, तो आप उसे वापस बुला सकते हैं, रिकॉल। तो ये सभी जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है हमारे, उसके साधन हैं। अब जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, यानी कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। इसे प्रतिनिधि लोकतंत्र भी कहते हैं। अब प्रतिनिधि लोकतंत्र जो भारत में है, वो संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत हमें वयस्क मताधिकार, चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता और भेदभाव का अभाव, ये सभी आदर्श शब्दों के रूप में उसमें लिखे गए हैं। ये सब होता है या नहीं होता, वो अलग बात है। अभी जो हमारा राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, उसमें आप अप्रत्यक्ष रूप से अपनी भागीदारी करेंगे, यानी कि आप वोट देंगे। वोट देने के बाद आप अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवारों का चयन करेंगे और उन्हें संबंधित विधानसभाओं में भेजेंगे, जहां पर वो आपके लिए कानून बनाएंगे। यानी कि आप अपनी जो शक्ति है, जो शासन की शक्ति है, उसका ट्रांसफर आप उन उम्मीदवारों को दे देते हैं। तो आपको करना क्या है कि जो ये लोकतंत्र का महापर्व अभी आने वाला है, उसमें आपको अपने मताधिकार का उपयोग करना है और अपनी इच्छा के अनुसार जो भी स्लोगन आपको पसंद आ रहा हो, तय भाजपा, जय भाजपा, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और 2022 में बाइसिकल, तो जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार हो, उसे आपको वोट जरूर करना है। अपने मताधिकार का उपयोग जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें जो शब्द है गणराज्य। अब गणराज्य या फिर गणतंत्र, तो जो हमारी जो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था होती है, वो लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था दो तरीके से होती है, एक राजशाही और एक गणतंत्र। राजशाही में क्या होता है कि जो राज्य का प्रमुख होता है, यानी कि जो देश होता है, जो देश का प्रमुख होता है, वो देश का प्रमुख आमतौर पर कोई राजा या रानी होता है और वो एक ही परिवार से संबंधित होता है। लेकिन जो गणतंत्र होता है, गणतंत्र में राज्य का प्रमुख एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आता है। जैसे भारत के अंदर जो हमारा देश है, जो उसके प्रमुख है राष्ट्रपति, उनका चुनाव किया जाता है 5 साल के लिए। लेकिन जैसे ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो वहाँ के जो देश है, उसके जो प्रमुख हैं, रानी है, राजा है, तो वो उन्हीं के परिवार के सदस्य हमेशा रहते हैं। तो ये गणतंत्र होता है। इसके बाद न्याय। तो न्याय की जो परिकल्पना जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है, उसके अंतर्गत सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय दिया गया है। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है कि हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर बिना भेदभाव किए समान व्यवहार किया जाए। आर्थिक न्याय का अर्थ है कि आर्थिक कारणों के आधार पर भी भेदभाव नहीं किया जाए, संपदा, आय व संपत्ति की असमानता को दूर किया जाए। और राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों और सरकार से बात करने, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का अधिकार भी सभी को होता है। सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी सभी को होता है। अब इसके बाद जो अगला महत्वपूर्ण शब्द है, स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता का अर्थ यानी कि किसी भी व्यक्ति पर जो बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है ना। तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना, वो अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की परिकल्पना करती है। लेकिन स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं के भीतर ही हम अपनी जो स्वतंत्रता है, उसका लाभ उठा सकते हैं।
स्वतंत्रता के अंतर्गत हम जो सरकार का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है कि कम से कम रोक-टोक के साथ सभी लोगों को विकास के अवसर प्रदान किए जाएँ। अब इस स्वतंत्रता शब्द से रिलेटेड एक हमारे देश के बड़े क्रांतिकारी नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अक्टूबर सन 1929 में लाहौर में एक छात्र सम्मेलन को संबोधित किया था, अध्यक्षीय भाषण दिया था। तो उसमें उन्होंने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार रखे थे। तो उनके विचारों को पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा था, यदि हम विचारों में क्रांति लाना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे सामने एक ऐसा आदर्श होना चाहिए, जो हमारे पूरे जीवन को एक उमंग से भर दे। यह आदर्श स्वतंत्रता का है। लेकिन स्वतंत्रता एक ऐसा शब्द है, जिसके बहुत सारे अर्थ हैं। हमारे देश में भी स्वतंत्रता की अवधारणा विकास की एक प्रक्रिया से गुजरी है। स्वतंत्रता से नेताजी का आशय ऐसे सर्वांगीण स्वतंत्रता है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्री और पुरुषों की हो, सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगी, बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत, सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। यह आदर्श व्यवहार कुशल स्त्री पुरुषों को स्वप्न सरीखा लग सकता है, लेकिन केवल यही आदर्श आत्मा की जो भूख है उसे मिटा सकता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध नेताजी सुभाष चंद्र के स्वतंत्रता के बारे में विचार हैं। अब और ये विचार, ये जो आप चित्र देख पा रहे हैं, उसे एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। अब आगे चलते हैं, समानता यानी समता या समानता। तो भारतीय संविधान में की जो प्रस्तावना है, उसमें किसी भी वर्ग के लिए किसी भी प्रकार के विशेषाधिकारों का न होना समता या समानता को दर्शाता है। ये शाब्दिक अर्थ है समता या समानता का। तो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, प्रस्तावना में प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान करने के बारे में कहा गया है। अब ये समानता भी 3 स्तरों पर होती है: सामाजिक स्तर पर समानता, आर्थिक स्तर पर समानता, राजनीतिक स्तर पर समानता। और जो भारतीय संविधान है, वो भारतीय संविधान मौलिक अधिकारों के माध्यम से भी नागरिकों की जो समता है उसको सुनिश्चित करता है। उसमें विधि के समक्ष समता, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर लोक नियोजन के विषय में अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत, ये सभी विभिन्न अनुच्छेद में, ज्यादातर अनुच्छेद 14 से लेकर 14, 15, 16, 17, 18 में मौलिक अधिकारों में ये समता का अधिकार दिया गया है। इसके विषय में हम जब मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। अब अगले महत्वपूर्ण शब्द की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा बंधुत्व। तो बंधुत्व का मतलब भाईचारे की भावना। तो जो हमारी जो प्रस्तावना है, उसकी जो परिकल्पना है और जो हमारा मौलिक कर्तव्य भी है, उसमें भी ये कहा गया है कि जो भारत के सभी लोग हैं, जो भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान, बंधुत्व की भावना का निर्माण करना, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे होनी चाहिए। और भारत में बंधुत्व की भावना सभी में है ही। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी आपस में प्यार पूर्वक रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो हमारा भारत है, हमारा भारत एक श्रेष्ठ भारत है। अब जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमारे संविधान की प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार किया गया है, और वो संशोधन किया गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत, जिसके जरिए संविधान में 3 शब्दों को जोड़ा गया था: समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो ये जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है, इसमें जो संशोधन किया जाता है, वो संविधान की धारा 368 के तहत किया जाता है। और इसके अंतर्गत हम कोई भी ऐसा संशोधन भारतीय संविधान में नहीं कर सकते जो उसकी मूल विशेषताओं, यानी कि जो उसके मूल तत्व हैं, उनसे खिलवाड़ करता हो, उनको ध्वस्त करने वाला संशोधन नहीं किया जा सकता। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं।
नमस्कार।